अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी ये सिस्टम 2 मिनट वेट करें, अपडेट हो जाए। मैं मोबाइल से हूँ क्योंकि मोबाइल से आपको आवाज़ साफ नहीं आती। अच्छा, थोड़ा सा वेट कर लें, ये सिस्टम अपडेट हो रहा है। पता नहीं, मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ। ठीक है, अभी हो जाता है तो मैं स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोबाइल से आपको वॉइस क्लियर नहीं आती है। मोबाइल कनेक्शन तो थोड़ा सा वीक होता है ना। हेलो, हेलो, हेलो।
जी क्लास अभी क्लास आवाज़ साफ है बिल्कुल। ओके अनीता एंड ओके आज जो है सिर्फ आईसीयू की क्लास है। हाउ मेनी ऑफ यू वाज प्रेजेंट लास्ट डे इन दिस क्लास? 7 के 7 ही थे या कुछ और थे? क्योंकि आज टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर करना है, उसके बाद वाइंड अप करना है। और जल्दी से मैसेज करें ना सबको ताकि ज्वाइन करें आईसीयू की क्लास। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा वालेकुम सलाम। काइंडली सबको इन्फॉर्म करें कि जल्दी से ज्वाइन करें क्लास। थोड़ी सी देर की तो क्लास है जिसमें आधा घंटा आप लगा देते हैं। कौन सा आपको चिंची पे चढ़ के आना होता है?
हाँ जी, स्टार्ट करें। ओके, फरा तो कहती है यस सर, करा दें शुरू। अच्छा, स्टार्ट से स्टार्ट करें या कल वाला पोर्शन रहने दें जो कर लिया हुआ है? जल्दी से बताएं। क्यों सलमा, स्टार्ट से कल आपने नहीं लिया था? फरा कल वाला या कल वाला? सर कल सारा दिन कॉलेज गुजर गया, नहीं लिया कल लेक्चर, सब थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, कॉलेज आए तो फॉर्म फिर लिया। अच्छा चलें, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जो है ना, ये ज़रा जल्दी करना पड़ेगा हमें। दिस इज़ योर इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर, यू ऑल ऑफ यू नो कि हमने ये पहले किया हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो दिस इज़ ट्रेकिया, दिस इज़ ब्रोंक्यूल, लेफ्ट राइट जो है ना वो क्या है, ये ब्रोंक्यूल है, ब्रोंकस जिसको कहते हैं। और फिर ये मज़ीद डिवाइड होता है, लेफ्ट वाला लंग के 3 लोब्स होते हैं, राइट वाले के 2 हैं, ठीक है। अब इसके अगर आप ब्रोंक्यूल को देखें, मज़ीद जो डिवीजन्स होती हैं ब्रोंक्यूल को देखें तो इनके एंड पे क्या होती हैं, इसके एंड पे होती हैं एल्विलाई। दिस इज़ अ एल्विलाई, ये एक एल्विलाई है। अब एल्विलाई का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो एल्विलाई का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो क्या होती हैं, इसमें एल्विलर सैक्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, इनमें ऑक्सीजन होती है और जो है यही ऑक्सीजन जो है, ये जो आपको नज़र आ रही हैं कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, इनमें डिफ्यूज़न के ज़रिए ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बोथ ऑफ गेट एक्सचेंज फ्रॉम दिस एल्वियुलर सैक्स टू द ब्लड वेसल्स इनसाइड द लंग्स। ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। आवाज़ नहीं आ रही फरजाना, आप ना नेट अपना चेक कराएं। आपका रोज़ाना कंप्लेन होती है जब मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है फिर आपका आवाज़ आना शुरू होती है। ठीक है, अच्छा इसको अगर देखें इन स्ट्रक्चर्स को,
दिस इज द चेस्ट वॉल एंड दीज आर द एयरवेज। एयरवेज यही है कि alveoli and air alveolar sacs, pleura, pleura is the out covering of the lungs and diaphragm। डायफ्राम की हमने बड़ी अच्छी स्टोरी जो है ना आपको बताई है कि डायफ्रेगमेटिक एक्सकर्शन और इसका रोल इन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। ठीक है। इंट्रोडक्शन। द बॉडी रिलाइज प्राइमरली ऑन द, बेसिकली इसका कहने का पर्पज ये है कि जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डिक आउटपुट, कार्डिक जो बीट होती है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाए तब क्या होता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं। अगर वो इतना रेस्पिरेटरी फेलियर इतना एक्यूट हो तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स को वो टाइम ही नहीं देता कंपनसेट करने के लिए। ठीक है। और जब तक क्या हो जाता है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर डेवलप हो चुका होता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन, रेस्पिरेटरी फेलियर इज डिफाइंड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन value of less than 60 millimeter of mercury while breathing air, or partial pressure of carbon dioxide of more than 50 millimeter of mercury। कल हमने ये डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन का और जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होता है वो हमें सामने बताया था। ठीक है। ऑक्सीजन का जो होता है कितना होता है 80 to 100 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 35 to 45 होता है। ठीक है। अगर तो ऑक्सीजन का 60 से लो हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का 50 से ऊपर हो जाए तो इट्स मीन के रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो डेवलप हो चुका है। एंड जो कॉमन क्लासिफिकेशन है रेस्पिरेटरी फेलियर की आपको हमेशा याद हो जाना चाहिए, एक हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर है और एक क्या है। देखें, एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए, दूसरा क्या हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए। ठीक है। दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 एंड टाइप 2। हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी में टाइप 1 वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल हो। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 2 में ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाए और ये क्या हो सकती है, ऑक्सीजन कम हो सकती है या लाइक ऑब्वियसली कम ही होगी। ठीक है। हमेशा याद रखना है ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, 60 से लो हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है तो इट्स मीन इज हाइपोक्सेमिक। एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 2 में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होना शुरू हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन में डिक्रीज और में नॉर्मल। ठीक हो गया। Hypoxemic respiratory failure. Hypoxemic respiratory failure type 1 is characterized by the partial pressure of oxygen of less than 60 millimeter with a normal or low carbon dioxide. This is the most common form of the respiratory failure की, mostly respiratory failure की बहुत common type होती है because of the oxygen की जो कमी हो रही होती है पेशेंट को। ठीक है। And it can be associated with virtually all acute diseases of the lungs, which generally involve the fluid filling or the collapse of the alveolar units। बात ये होता है LVS-CHF की वजह से, पल्मोनरी एडिमा की वजह से क्या हो जाता है, एल्वियुलर सैक्स या एल्वियोलाई वगैरह जो है वो जो है फ्लूइड से फिल्ड हो जाती हैं, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज सही तरह से नहीं होती तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की डिप्राइवेशन हो जाती है ब्लड में, तो दिस लीड्स टू द हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर। अंडरस्टैंड? आपको समझ आ रही है या आप चुप करके फ्रूट चाट बना रहे हैं?
ओके, हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, एंड देन द मोस्ट कॉमन cause of the hypothermic respiratory failure in ICU patient is a perfusions of the non-ventilated alveoli. अगर आपके alveoli में वेंटिलेशन नहीं हो रही या शंटिंग हो रही है ब्लड की, इट्स मीन योर पेशेंट इज गोइंग टू hypoxemic respiratory failure. ठीक है, अब अगर आपको नज़र आ रही हो ये स्लाइड बड़ी अच्छी से, ये क्या है, यहाँ पे हाइपोवेंटिलेशन हो रही है. हाइपोवेंटिलेशन है तो मीन के अच्छा यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है. नॉर्मल क्या है, आपके एल्वेलाई साइज जो है ना वो काफ़ी बड़ा है. ठीक है, ये क्या है, हाइपोवेंटिलेशन है. हाइपोवेंटिलेशन में क्या होगा, साइज छोटा है एल्वेलाई का, और यहाँ पे जो परफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन है वो सही तरह से नहीं होगी, या हाइपोवेंटिलेशन की वजह से, पुअर परफ्यूजन या लो परफ्यूजन होगी. ठीक है, अच्छा, तो क्या होगा, अब वेंटिलेशन विदाउट परफ्यूजन डिक्रीजेज द वेंटिलेशन. इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में वेंटिलेशन विदाउट परफ्यूजन, एक्सक्यूज मी एक मिनट जस्ट, अच्छा, आसान भी हो रही है और आप मुझे जो है ना बता ही नहीं रहे हो. ओके,
ओके, समझ आ गई ना? हाइपोवेंटिलेशन की वजह से जो एल्विलाई सही तरह से उनमें सही तरह से जब वो नहीं करेंगे, एक्सपेंड नहीं होंगे एल्विलाई, उस कंडीशन में आपकी जो है ना ऑक्सीजन जो है वो सही तरह से परफ्यूज नहीं होगी और वो ब्लड तक सही तरह से नहीं पहुंचेगी। ठीक है, अब ये देखें आप यहाँ पर क्या है जी, वेंटिलेशन विदाउट परफ्यूजन्स डेड स्पेसिस और डिफ्यूज एबनॉर्मली, ये एबनॉर्मली डिफ्यूज होती है यहाँ पे, वो जितनी रिक्वायर्ड है बॉडी को वो उतनी नहीं हो पाती। अच्छा, एटियोलॉजी इसमें देखें आप, जो एटियोलॉजी जो इनकी कॉजेज हैं वो हो सकता है कि क्रॉनिक सीओपीडी की वजह से हो, नमोनिया की वजह से हो, पल्मोनरी एडिमा की वजह से हो, पल्मोनरी फाइब्रोसिस की वजह से, एस्थमा, न्यूमोथोरैक्स की वजह से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, न्यूमोकोनेसिस एंड ग्रेन्युलोमेटस लंग्स डिजीज, कोई लंग्स कैंसर वगैरह है, साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में, ब्रोंकोएक्टासिस, acute respiratory distress syndrome and fat embolism syndrome and कैपोस्कोलियोसिस एंड ओबेसिटी की वजह से क्या हो सकती हैं कि आपकी जो पैथोफिजियोलॉजी ये जो है रेस्पिरेटरी टाइप 1 जो है वो डेवलप हो सकती है। ओके, अब पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, इसमें ये है कि ये देखें, ये है जी आपकी एल्वियुलर एल्वियुलस, जहाँ पर एल्वियुलाई में क्या होता है, गैसेस होती हैं। यहाँ पे क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी और ऑक्सीजन भी होगी। ठीक है, इनके बाहर क्या होती हैं, इनके बाहर होती हैं ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। अब होना क्या है, इसमें इसमें जो है ना एल्विलाई के अंदर जो है ना, हम जब ब्रेथ लेते हैं तो सीधा जो ब्रेथ हमारा जो है ना वो इन यूनिट्स में जो है ना जाती है, जो एयर जो है ना वो एल्विलाई में जाती है। एल्विलस में तो क्या होते हैं, एल्वियुलर सैक्स जो है ना वो फूल जाते हैं। जब फूल जाते हैं तो इनकी दीवारों पे क्या करते हैं, वो टच करते हैं। क्या करते हैं, इनकी दीवारों पर टच करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होती है, जब वो इस पे प्रेशर डालता है एल्वियोलाई, जब प्रेशर डालता है ये एल्वियलस कैपिलरीज पर, तो उसके नतीजे में क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एल्वियलस में आ जाती है। तो क्या होता है, इससे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड जो हमें हमारे ब्लड बॉडी को होती है वो इधर चली जाती है, इधर चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, वो इधर आ जाएगी। अब इन केस ऑफ इंक्रीज पल्मोनरी कैपेबिलिटी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अब क्या है, एबनॉर्मलिटी की तरफ आ जाए कि अगर पल्मोनरी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो, या फिर इंक्रीज लिम्फेटिक फ्लो हो, या फिर ट्रांजिशन इनटू, या फिर इसमें क्या हो, फ्लूइड हो। ठीक है, तो क्या होगा, अब इस लंग्स इसमें क्या होगा, यहाँ पे सारा क्या हो जाएगा, फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से यहाँ से सारा क्या आ जाएगा, फ्लूइड होगा। बजाय इसके कि गैसेस एक्सचेंज हों तो क्या होगा, यहाँ गैसेस एक्सचेंज इधर से होने की बजाय इधर क्या आ जाएगा, फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन गैसेस एक्सचेंज क्या होंगी, बिल्कुल कम होंगी, बिल्कुल जिसको कहते हैं जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम होंगी। ठीक है, उसके नतीजे में क्या होगा कि हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा बॉडी में। समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है आपकी? ये दोबारा समझो। अगेन बता दें, अच्छा फरा,
मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये लंग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इस पोर्शन को उठाया हुआ है और इसके भी मज़ीद डिवीजन की गई है। ये हमारी एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई सैक्स को, एक एल्वियोलाई सैक को ये उठाया हुआ है इसमें, सिर्फ एक उसको, ठीक है। अब हम जब इंस्पायर्ड करते हैं, उसमें क्या आ जाती है? एयर। इसमें क्या आ जाएगी? एयर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी और ऑक्सीजन भी होगी, ठीक है। नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जैसे ही हम इंस्पायर करते हैं तो ये फूल जाती है। तो इसने प्रेशर डाला इस पे कैपिलरीज पर, इनके अराउंड क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। तो कैपिलरी जो हमारी ऑक्सीजन है वो कैपिलरी में चली जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से किधर जाएगी? इधर आ जाएगी, एल्विलाई में आ जाएगी। जब हम एक्सपायर करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब क्या होता है, मिसाल के तौर पे इस कैपिलरी में कोई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है या फिर लिम्फेटिक फ्लो इसमें ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये जो इधर क्या आ जाएगा? फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, फ्लूइड ज़्यादा होगा। अब ये क्या होगा? जब हम इंस्पायर करेंगे तो मैं क्या बोला था कि एयर सैक जो है ना, ये फूलती है, ये जैसे बलून की तरह फूलती है और प्रेशर डालती है इन पे, ठीक है। अब ये जब फैलेगी, बजाय इसके कि ये ट्रांसमिट करे अपनी ऑक्सीजन, लेकिन क्या होगा कि यहाँ का जो फ्लूइड होगा वो इसके अंदर एल्वियोलाई के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो जिसके नतीजे में क्या होगा? हाइपोक्सिया डेवलप होगा। अंडरस्टैंड? अब अगर यहाँ से हम समझने की कोशिश करें कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द पल्मोनरी वेसल्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है? पल्मोनरी वेसल्स में ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो है एंड क्रिएट्स इम्बैलेंस इन द स्टालिंग फोर्सेस। स्टालिंग फोर्सेस में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, मीन जो ब्लड के अंदर जो एक फोर्सेस हैं बिकॉज ऑफ प्रोटीन की वजह से और ब्लड सेल्स की वजह से और पानी की वजह से जो प्रेशर्स हैं, दिस इज causing the stalling forces. Increase in fluid filtration into the interstitial spaces of the lungs that exceeds the lymphatics capacity to drain the fluid away. अब ये भी हो सकता है कि फ्लूइड फिल्ट्रेशन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड आ जाए that exceed the lymphatics capacity to drain the fluid away. अगर मतलब लिम्फ नोड्स या लिम्फ का काम क्या होता है? लिम्फ बेसिकली इटसेल्फ इज अ फ्लूइड। अगर उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए, फ्लूइड की ज़्यादा हो जाए और वो ड्रेन आउट हो जाए इनमें एल्वुलस में, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड लीक्स इनटू द एल्वुलर स्पेसेस, लिम्फेटिक सिस्टम अटेम्प्ट्स टू कंपनसेट। अब क्या होगा? लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो अटेम्प्ट करता है कंपनसेट बाय ड्रेनिंग द एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द वेस्कुलर सिस्टम थ्रू द हाइलर लिम्फ नोड्स। बट फ्लूइड इतना ज़्यादा अमाउंट में हो, वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाए, इन द पाथवे बिकम द ओवरवेल्म्ड, fluid moves from the pleural interstitial spaces into the alveolar valves. अब फ्लूइड जो है alveolar valves में मूव हो जाता है, ठीक है। इन द alveolar epithelium is damaged. अब alveolar epithelium अगर डैमेज हो जाए, the fluid begins to accumulate in the alveoli. अब अगर फ्लूइड कब एल्विलाई को क्रॉस करता है? एल्विलाई में जब वो एल्विलर एपिथेलियम डैमेज हो जाए इसकी एल्विलाई की, ठीक है। एल्वियुलर एडिमा इज अ सीरियस लेट मैनिफेस्टेशन। एल्वियुलर एडिमा जो है वो क्या है? सीरियस लेट मैनिफेस्टेशन, बहुत लेट मैनिफेस्टेशन है। अगर एक पेशेंट को कंसिस्टेंटली क्या होता है? हाइपोक्सिया हो रहा है, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है, एक्यूट टाइप, तो वो क्या होता है कि उसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है ना वो फेल हो चुका होता है। उसको कंपनसेट करने के लिए फ्लूइड इतना ज़्यादा होता है कि उसकी एपिथेलियम, एल्वियुलर एपिथेलियम को डैमेज परमानेंटली हो गया होता है और वो फ्लूइड जो है ना क्रॉस कर चुका होता है एल्विलाई को, इन द प्रोग्रेशन ऑफ द फ्लूइड इम्बैलेंस। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है? मैं आपको पैथो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी मैनेजमेंट की तरफ आता हूँ।
अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर आप बात देखें थे, हाइपोक्सिया एज एल्वेलर मेम्ब्रेन इज सिकन्ड बाय द फ्लूइड दैट इम्पेयर्ड द गैसेस एक्सचेंज जो इम्पेयर्ड हो गई, पेशेंट को डिस्निया होगा, पेशेंट को और क्या होगा, डिस्निया होगा, पेशेंट को टेकिपनिया होगा, वीक थ्रेडी पल्स होंगी, हाइपरटेंशन होगा, ऑर्थोपनिया होगा, कॉफिंग होगी बहुत ज़्यादा, एंड स्प्यूटम जो है वो स्प्यूटम किस कलर का होगा, वाइटिश होगा, क्योंकि उसमें पानी होगा, ठीक है। Sputum is thin and the frothy because it is combined with the water, and the pink tinged sputum if a small capillary is breakdown. हम कह रहे हैं एपिथेलियम जो है ना उसकी एल्वेलाई की डैमेज होती है तो उसमें स्प्यूटम के साथ ब्लड भी आ सकता है, एंड द पेशेंट may be nauseous and restless from the hypoxemic, and the chest auscultation reveal the crackles, wheezes, and the presence of S3 sounds. Saturation will be less than 85, and the arterial carbon pressure will be reveals जो ऑक्सीजन का होगा वो 50 से कम होगा, एंड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस बिकम द क्या होगी, डेवलप होगी रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, एंड द प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द पल्मोनरी वेज प्रेशर विल बी इंक्रीज। चेस्ट एक्सरे क्या शो करेंगे, वाइट ऑफ, जहाँ पे क्या होगी, रिप्लेस द एयर फिल्डिंग, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में भी नोटेड। ये उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगी टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर की, याद हो जाएगी सबको। ओके अब आ जाए जी डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट की तरफ। चलें जी, मुझे मैरोन साहब बताएं कि इसकी डायग्नोसिस क्या होगी, डायग्नोसिस इसकी किस तरह से करेंगे, मैरोन साहब बताएं जल्दी से। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी डायग्नोसिस बनाने से पहले हम क्या क्या करते हैं, आप पढ़ा आपका नाम चेंज हो गया, मैरोन साहब हो गया, मुझे नहीं है पता। ओके इन्वेस्टिगेशन तो कराएंगे भाई मैरोन साहब, चेस्ट एक्सरे करवा लिया आपने, और क्या करा लिया जी, एबीजीज करा लिए, और क्या करा लिया, ये तो। सलमा मुझे इसकी मैनेजमेंट बताएं क्या हो सकती है, मैनेजमेंट क्या करेंगे हम, क्या जो दो चीजें प्रिंसिपल क्या होने चाहिए बीइंग आईसीयू नर्स। ओके हमने तो कंफर्म किया ना कि टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होगा, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा ना, ये लिखा हुआ है ना रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस फर्स्ट, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में तो कंफर्म हो गया ना, बिकॉज ऑफ टेकिपनिया एंड एबीजीज से एसिडोसिस से, ठीक है। अच्छा चलें आप देखें, एबीजीज देखें, आप एक्सरे देखें, SpO2 एबीजीज में क्या नजर आएगा जी, आपको क्या फाइंडिंग होगी, आपकी जो पीएच जो है वो कितनी होगी, 7.45 से ज़्यादा होगी, ये कम होगी, और ऑक्सीजन क्या होगी, कहाँ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है नॉर्मल हो या फिर ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, ज़्यादा तो नहीं होगी ना क्योंकि गैसेस एक्सचेंज तो नहीं होंगी, एंड एक्सरे में वाइट पैचेस नजर आएंगे, फ्लूइड होगा तो उसमें क्या नजर आएगा, ब्लैक होगा सारा, नहीं एयर ब्लैक होती है तो वाइट होगा सारा एक्सरे, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्लूइड, एंड सेचुरेशन जो है वो ब्लड की कम होगी,
हाँ जी, मैं सलमा से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे बताएंगी इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे जी। हमारे पास क्या होना चाहिए इमरजेंसी मैनेजमेंट में, क्या करेंगे नहीं हम, जल्दी से बताएं मुझे। फ्लूइड देंगे कितना, 2 लीटर, 5 लीटर, 1.5 लीटर? गिव ऑक्सीजन, वेरी गुड मम्मा, एक्सीलेंट जॉब। और जल्दी से बताएं मुझे मैनेजमेंट। सलमा नहीं सर, मैं एक्सरे का बता रही हूँ। चलें वो तो हो गया एक्सरे का, मैनेजमेंट बताएं आप मुझे। एक एक वर्ड बोलते जाएं बस। क्या क्या करना है, एसपीओ मेंटेन करेंगे, वेरी गुड, मॉनिटर करेंगे एंड मेंटेन करेंगे। और ऑक्सीजन लगाएंगे 2, कितनी लगाएंगे ऑक्सीजन? 10 भी दे तो रोजा भी लगने लग गया। डायरेक्ट डायरीज करेंगे, ठीक है। नेबुलाइज, मैं सलमा आपको एक बात बताऊं, नेबुलाइज क्यों करेंगे? नेबुलाइज तो तब होना कि आपको रेस्पिरेटरी कंजेशन हुई हुई, रेस्पिरेटरी कंजेशन है ही नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। मामला तो आगे खराब है कि फ्लूइड की वजह से जो है वो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या है, बेसिकली ऑक्सीजनेशन इशू हुआ है। वो तो डायलेट हो जाएंगी तो क्या होगा, 3 लीटर पर आवर, ठीक है। डायरीज करेंगे, ये बड़ा अच्छा वर्ड किसी ने कहा, सैना बरशद ने, ठीक है। ये मेडिकल मैनेजमेंट है। और इससे नीचे की चीजें भी जरा सोचें, डायरेटिक्स पे ना जाएं, थोड़ी सी और भी चीजें हैं, बेसिक चीजों पे भी आए। हेड साइड एलिवेट करेंगे, यस वेरी नाइस मैरोनिसा, एक्सीलेंट। हाँ जी, प्रॉप अप पोजीशन, वेरी नाइस, एक्सीलेंट यू गाइस। अच्छा, इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, अगर बहुत वर्सन है, पहले तो यही जो चीज़ें आपने बताई हैं बेसिकली यही चीज़ें ही हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम अगर वर्सन हो गया तो सिक्योर द एयरवे एंड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एंड ट्रीट अंडरलाइंग कंडीशन। यही तीन चीज़ें ना हमारे पास, या तो हम ट्रीट अंडरलाइंग कंडीशन या सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हम लगा देंगे। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन लगा के इसकी तरफ आएंगे, अगर ये मतलब वो नहीं होता तो फिर क्या कर देंगे, सिक्योर एयरवे, नीड फॉर द एंडोट्रिकल इंट्यूबेशन और द ट्रिक्योस्टमी। फिर हम आते हैं जी, इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत है या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पहले करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रेशर से उसको ऑक्सीजन देने की पहले कोशिश करते हैं, ठीक है, नॉन इन्वेजिवली। सर मैंने एक क्वेश्चन जी मैडम साहब पूछें, अगर मुझे भी आता हुआ तो, अगर फेल हो जाता है
नॉन इन्वेजिव को फिर हम क्या करते हैं, फिर इन्वेजिव वेंटिलेशन की तरफ आते हैं। ठीक है जी, मैंने साहब पूछें। चलें आप लिखती रहें, फिर मैं इसको जवाब कर दूँगा। अब मेडिकल उसकी जो मैनेजमेंट है वो हो सकती है करेक्ट हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया को करेक्ट करें आप नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से। आप जो ओवरलोड को थोड़ा सा कम कर सकती हैं, अपराइट पोजीशन, डायरेटिक्स देके, निट्रोग्लिसरीन बिटवीन द कोविड सस्पेक्टेड एक्सरे एंड फ्लूइड ओवरलैप। अच्छा, कोविड सस्पेक्टेड एक्सरे एंड वो नमोनिया उसमें इन्फिल्ट्रेट्स होती हैं बहुत सारी ना। कोविड सस्पेक्टेड में जो कोविड के जो एक्सरे होगा उसमें बहुत सारी इन्फिल्ट्रेट्स होंगी। ठीक है, इसमें तो सीधा सीधा आया होता है, फ्लूइड आया होता है, पानी आया होता है, होते तो वाइट पैचेस हैं, लेकिन ये जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं उनको, क्योंकि देखें मेरी बात सुने, जो हिस्ट्रीज होती है ना वो दोनों की डिफरेंट होंगी। ठीक है, जो हिस्ट्री है या कोई जो डायग्नोसिस है दोनों की हैं तो रेस्पिरेटरी, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो पिक्चर होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है, उसमें इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, लेकिन इसमें जो है ना कम्प्लीटली जो है ना वो लंग्स जो है ना एक किस्म का वाइट हुआ होता है। ठीक है, तो ये बाकी जो मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा फिजिशियन जो है वो एक्सपर्ट होते हैं देखने में एक्सरे। ठीक है, अच्छा जी, आपने कर लिया, आप राइट पोजीशन कर ली नाइट्रोग्लिसरीन ताकि वो वेज़ोडाइलेशन हो जाए, ट्रीटिंग अंडरलाइंग काज, अगर कोई इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो उसमें एंटीबायोटिक वगैरह लगा दी, एंड रिड्यूस द आफ्टर लोड, एंटी हाइपरटेंसिव भी आपने शुरू करवा दी। मॉर्फिन पेशेंट को दे भी नहीं सकते वैसे मॉर्फिन, क्योंकि रेस्पिरेटरी सप्रेशन भी करती है। एंड सपोर्ट द परफ्यूजन, द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सपोर्टेड बाय यूजिंग द, अगर मिसाल के तौर पे आप ये समझते हैं कि बीपी डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो रीनल डोजेज में आप उसको कर सकते हो, डोपामिन स्टार्ट कर सकते हैं, मॉनिटर द यूरिन आउटपुट एंड आईएबीपी भी पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे नहीं पता सर। ऑलमोस्ट में भी एक लंग डिसअपेयर आ रहा होता है। अच्छा, एक लंग ही डिसअपेयर आ रहा होता है। अब देखें ना, चले कोविड पे एक असाइनमेंट करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, कोविड का जो एक्सरे है ना उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे सिर्फ कोविड की जो डायग्नोसिस है HRCT में ही कंफर्म करते हैं मेरे ख्याल में, एक्सरे में तो वो इतना वो होता भी नहीं है, कोई बहुत अच्छी पिक्चर नहीं होती, मजीद जो HRCT में उसकी कंफर्मेशन होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सिर्फ इसी की बेस पर तो वो नहीं करते ना, एक्सरे की बेस पर तो वो। अच्छा, नर्सिंग मैनेजमेंट, मैंने कल आपसे ये कहा था कि मुझे, अब आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये डायग्नोसिस आपको हर हवाले से ये जो मैं बता रहा हूँ ये याद हो जानी चाहिए। अब जी डायग्नोसिस हमने बनाई है जी, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू कैपिलरी मेम्ब्रेन ऑब्स्ट्रक्शन, बिल्कुल ट्रू बनी हुई है ना, फ्रॉम द फ्लूइड एविडेंस बाय द डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड SiO2, डिक्रीज saturation of oxygen, partial pressure of oxygen। ठीक है, एंड डायग्नोसिस दो ये भी हो सकती है, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्सेस प्रीलोड एविडेंस बाय द वेट गेन, पेरिफेरल एडिमा एंड वीजेस एंड क्रैकल साउंड्स इन द लंग्स। जो पहली है वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आप ये दोनों आपने याद रखनी है। अच्छा, अब वेंटिलेटरी हाइपोकैप्निक हाइपोकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर, अब आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ मोर देन 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड के अंदर 35 से 45 मरकरी और प्रेशर की होनी चाहिए, मरकरी इसका मिलीमीटर और मरकरी होनी चाहिए, लेकिन अगर इसकी अमाउंट 50 से ज़्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगी, हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, एंड hypoxemia is a common in the patient with a hypercapnic respiratory failure। hypoxemia मोस्टली कॉमन हो जाता है जिन पेशेंट में हाइपरकैप्निक
respiratory failure who are breathing room air. And the pH depends on the level of the bicarbonate, which is dependent on the duration of the hypercapnia. सर नमाज का टाइम निकल रहा है, चलें जी, बिल्कुल ना निकलने दें आप इसको। फिर ऐसा करें, नमाज पढ़ लें, तब तक हेल्थ असेसमेंट वाले ज्वाइन करते हैं, उनको भी आज ICU का पढ़ा देते हैं, ठीक है, और असाइनमेंट लिख देते हैं, ठीक है। आप ऐसा करें, 15-20 मिनट ले लें, 4:40 पे आ जाएं, 4:45 पे, ठीक है, रिटर्न टाइम। फ्लैट्स, हाँ वो तो बंद है, नहीं वो तो कब से बंद है।
जी सलमा, मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से हाइपोक्सीमिया हो सकता है इन पेशेंट्स में, क्योंकि जो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, हाइपरकैप्निक पेशेंट्स फेलियर जो रेस्पिरेटरी फेलियर में होते हैं उसमें हाइपोक्सिया भी हो सकता है। The pH depends on the level of the bicarbonate, which is interdependent on the duration of the hypercapnia कब कितनी देर से है। एटियोलॉजी अगर टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की देखें, इन एक्यूट वेंटिलेटरी फेलियर the respiratory load placed on the lungs to exchange CO2 is impaired by because a problem consistent to moving the air in and out of the lungs. Basically प्रॉब्लम हो रही होती है लंग से। अब देखें टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की मुझे जो समझ आ रही है ना, यहाँ पे एटियोलॉजी चेंज है। वो चेंज इस वजह से हो रही है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगी म्यूकस की वजह से या प्लैक की वजह से, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी एयरवे में, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होना शुरू हो जाती है ब्लड में। द एबिलिटी ऑफ अ लंग्स टू एक्सपैंड एंड कॉन्टैक्ट plastic recoil and the conditions that increase the production of CO2 or decrease the surface available for the exchange of gases. अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये क्या है जी, पैथोफिजियोलॉजी अगर आप इसकी देखें तो ये क्या है जी, एयर फ्लो। ये आपका मिसाल के तौर पे म्यूकस प्लैग अगर है मिसाल के तौर पे एयरवेज में, ठीक है, तो क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज जो है वो नहीं होगी। तो ब्लड के अंदर क्या है, ये आपकी एयरवे समझ लें, कोई भी एयरवे है, यहाँ पे म्यूकस जो है ना वो प्लैग है, कोई भी इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या आनी होती है, एयर आनी होती है। ये क्या है, कैपिलरी है, ठीक है। हमें ब्लड कहाँ पे, ऑक्सीजन कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें। अब इस प्लैग की वजह से जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ब्लड से वापस जाएगी और ना ही ऑक्सीजन ऊपर से जो है ना इधर आएगी। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बड़ी रहेगी और ऑक्सीजन की क्या होगी, वो भी कम ही रहेगी। क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है वो तो ऑक्सीजन की भी कम किसी लिए होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कंजप्शन तो हमारी बॉडी में हो रही होती है ना, हर वक्त डिमांड हो रही होती है, तो वो तो टोटली यूटिलाइज हो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज नहीं होती, ठीक है। अब इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी ट्रिकी है, समझने की जरूरत है, बट यू नीड आल्सो कंसल्टेशन द बुक फ्रॉम एसेंशियल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग एज वेल। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, इन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप respiratory failure, the residual pressure in the chest impaired inhalation and increase the workload on the breathing का workload बढ़ गया और residual pressure in the chest जो है ना वो change हो गया। when and expiratory alveolar volumes remain above their critical closing point, the alveoli remain open and functioning. alveoli open रहता है और function करता रहता है, allowing oxygen to diffuse in the bloodstream. If alveolar volume falls below the closing point, the alveoli tends to collapse. अगर क्या होता है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ब्लो हो जाए, अब एक देखें alveoli का एक जो है ना एक सेट पॉइंट होता है, ठीक है, जिस पे alveoli ओपन रहता है। अगर मिसाल के तौर पे वो सेट पॉइंट जो है वो बहुत कम हो जाए या जो वॉल्यूम जो है एयर का उसमें कम हो जाए, तो alveoli क्या हो जाती है, वो कोलैप्स हो जाती है। जब कोलैप्स होगी, नो ऑक्सीजनेशन और ब्लड फ्लो टू द alveoli। अगर इसमें कोई ऑक्सीजनेशन होगी, कोई ब्लड फ्लो, जैसे फटा गुब्बारा होता है, उसमें मिसाल के तौर पे कोई alveoli इज लाइक अ बलून, अगर वो फट जाए तो कोई उसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी, लीड्स टू द ट्रू इंट्रा पल्मोनरी शंट परफ्यूजन विदाउट द ऑक्सीजनेशन। अब क्या होगी, शंटिंग हो जाएगी उसमें, जैसे ही ब्लड पीछे से आ रहा है वैसे ही क्या होगा, बॉडी में मूव करता रहेगा एंड डिक्रीज द लंग्स कंप्लायंस। लंग कंप्लायंस कम लीड्स टू द हाइपोक्सिया और वो हाइपोक्सिया काज करता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखो,
क्योंकि कल से ये प्रेजेंटेशन मेरी खजल हो रही है। अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न, ऑब्वियसली टेकिपनिया होगा एंड पैटर्न भी उसका चेंज होगा, और ब्रेथ्स आर शैलो ड्यू टू द स्पैज्म ऑफ द एयरवे। अब सलमा यहाँ पे आप बात कर सकती हैं कुछ, अगर आप वो क्या कह रही थी, आप क्या देने को ब्रोंकियो क्या वो बात कर रही थी, नेबुलाइज की बात कर रही थी आप, ठीक है। ड्यू टू स्पैज्म ऑफ द एयरवेज एंड क्लाइंट बिकम्स कंफ्यूज्ड, less convulsant and are difficult to arouse, and pulses paradoxes and pulse oximetry shows the steady decrease in saturation of oxygen, and ABG analysis show the falling of oxygen and raising of the carbon dioxide. Clinical manifestation of type 2 respiratory failure की hypercapnic respiratory failure की हो सकती है। Diagnostic test, हाँ जी, bronchodilator. Okay, the diagnostic test for this hypercapnic respiratory failure are same, ABGs हो गई, ठीक है, ABGs होगी, एक्सरेज होगी, एंड अच्छा क्या होगी ABGs में, अच्छा जी आगे देख लेते हैं। अब हमने क्या करना होता है, मेडिकल मैनेजमेंट इसकी क्या है जी, हमने रिवर्स करना है जो ब्रोंकोस्पैज्म हुआ है, रिवर्स द ब्रोंकोस्पैज्म हम क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। सेटिस्फाइड नाउ, several forms of bronchodilator are used to treat the obstruction to airflow in the client with the COPD and asthma और इसमें जो है ना हम बहुत सारी जो इसकी देखें, अस्थमा काज करेगा टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह रही है, और COPD अगर टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है तो वो क्या करेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन शुरू हो गई तो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। और these agent cause the beta 2 selective antagonist albuterol, ipratropium and theophylline corticosteroid. If infection is caused, then the broad spectrum antibiotics are used. अब broad spectrum antibiotics हम क्या दे सकते हैं जी, इसमें हम टेंजो दे सकते हैं, और हम नहीं दे सकते बेसिकली, डॉक्टर दे टेंजो, या फिर और क्या दे सकते हैं, टेंजो एंड एजोमैक्स, ठीक है। एंड मेंटेन द ऑक्सीजनेशन, यस, सेकेंडली आप जो है ना मेंटेन ऑक्सीजनेशन यूजिंग द आप नॉन इन्वेजिव जो है वेंटिलेशन, CPAP reduce the workload breathing by decreasing the force needed to overcome the pressure in the chest। हमने क्या करना है, हमने अपनी एल्वेलाई को कीप ओपन रखना है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, हमारे यही पर्पज है ना, हम CPAP की जो सेटिंग इस तरह से करेंगे। एंड मैनेज द अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स एंड मेंटेन द वेंटिलेशन, हम अंडरलाइंग काजेज जो है उसको हमने ख़त्म करना है और वेंटिलेशन को मेंटेन रखना। मैकेनिकल वेंटिलेशन, FiO2 पीप एंड प्री लोड आफ्टर लोड मेटाबॉलिक डिमांड। अब क्या करेंगे जी, सबसे पहले हमने करेक्ट द हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन लगा दी या वट जो भी कर दिया, करेक्ट द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एंड अब यहाँ पे आए, सबसे पहले आप आए जी करेक्ट द हाइपोक्सीमिया, ठीक है, एंड फिर आप इनहेंस वेंटिलेशन, अगर नहीं आ रहा तो फिर आप करेंगे इनहेंस दी वेंटिलेशन। अब करेक्ट द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जो हो रही है उसको करेक्ट करें, असिस्टेंस विद न्यूरल और द मसल्स डिसफंक्शन, एंड hyperventilation may be used as a short-term adjunct to treat the acutely elevated ICP, intracranial pressure। अच्छा, कहीं फरा को मैं कहता हूँ, फरा आपने अभी तक राबिया की तस्वीरें नहीं थी। एंड मीट द इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड, उसकी डिमांड को देखें, एंड प्री लोड आफ्टर लोड मेटाबॉलिक डिमांड, ऑप्टिमाइज द कार्डिक फंक्शन। अगर मिसाल के तौर पे BP वगैरह लो हो रहा है तो आप कार्डिक डोजेज, रीनल डोजेज पे क्या कर सकते हो, कार्डिक फंक्शंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये क्या होगी, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की मैनेजमेंट होगी, मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब ये जो ICU नर्सेस के दिमाग में ना ये चीज़ें होनी चाहिए, ये जो चार्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस आपका काम है कि आपने याद करते जाना है, साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सर ये पढ़ा रहे हैं हमें, तो नर्सिंग डायग्नोसिस। अब यहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं,
आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी को थोड़ा सा देखें तो हम क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी और एपीजीज डिस्टर्ब होंगी। इम्पेयर्ड स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन द वेंटिलेटरी कैपेसिटी एंड वेंटिलेटरी डिमांड एविडेंस बाय saturation of oxygen and APGs finding. Nursing diagnosis ये भी हो सकती हैं, impaired gas exchange and ineffective breathing pattern related to underlying disease process and artificial airway and ventilation system abnormal APGs finding. अगर पेशेंट आपका वेंटिलेटर पे है सर, ओके ठीक है। एंड नर्सिंग डायग्नोसिस थर्ड पे जो है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज मसल्स प्रोडक्शन एसोसिएटेड म्यूकस प्रोडक्शन associated with a continuous positive pressure mechanical ventilation evidenced by the wheezes and cackle sounds in the lung. अब ये उस सूरत में आप बनाते हो नर्सिंग डायग्नोस जब आपका पेशेंट किस पे होता है, बाईपैप पे होता है, ठीक है। अजान हो लेने दे फिर स्टार्ट करते हैं। ओके आ रही है आवाज भी। अब नर्सिंग डायग्नोसिस इसी पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिस्क फॉर द ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन रिलेटेड टू एंडोट्रेकियल इंटुबेशन और ट्रिकोस्टमी। अब ये उस वक्त डायग्नोसिस बनानी है जब आपका पेशेंट जो है ना वेंटिलेटर पे है, जो उसकी एंडोट्रेकियल इंटुबेशन हो जाती है तो ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस impaired physical mobility related to ventilator dependency, ये उसकी नर्सिंग डायग्नोस हो सकती है। नर्सिंग डायग्नोसिस impaired pulmonary communication related to endotracheal intubation and attachment to the ventilator, and nursing diagnosis defensive coping and the powerlessness related ventricular dependency. Okay, all of you
आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये नर्सिंग डायग्नोसिस हर सिस्टम वाइज जो है ना ये लिखते जाएं और अपने पोर्टफोलियो में लगाते जाएं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो है ना टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में आपकी जो नर्सिंग डायग्नोसिस हैं वो ये हैं। हाँ जी, दैट वाज ऑल अबाउट द फिफ्थ में क्या समझ नहीं आई जी। नर्सिंग डायग्नोसिस इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू वेंटिकुलर। अब ये है कि फिजिकल मोबिलिटी नहीं हो रही होती ना उसमें, जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है उसको ऑब्वियसली जो है वो क्या दे रहे होते हैं, मिडाज़ोलम इसको सेडेशन दे रहे होते हैं, पैरालिसिस कर रहे होते हैं, पैरालिसिस के लिए दे रहे होते हैं, ट्रेकियम दे रहे होते हैं, तो वो सही तरह से मोबिलिटी उसकी जो है वो हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है ना, तो उसको बेस करते हुए फिर रिस्ट्रेंट बाज़ औक़ात पेशेंट को किया होता है, ठीक है। तो उस वजह से जो है ना वो बताया हुआ है कि वेंटिलेटर डिपेंडेंसी की वजह से पेशेंट जो है ना वो अनएबल टू मूव होता है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन टुडे। रेस्पिरेटरी फेलियर इंशाल्लाह कल जो है ना कोई और 2 डिजीज़ेस को लेकर हम जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट आउट करेंगे। ठीक हो गया? कितने लोगों को समझ आई है? राबिया को समझ आई है? मैनन साहब, जी सर। मैनन साहब एक ना हम रखते हैं कोविड एक्सरे पर जी जो है ना कोविड मैनेजमेंट पे और इस पे एक प्रेजेंटेशन, ठीक है। हाँ वो पेशेंट पे कोई कोविड में काम कर रहा है आप में से मेरे अलावा? मैं कर रही हूँ। किस हॉस्पिटल में सर? हस्मा लतीफ़ की कर रही है, ठीक है। कोविड में ओहो हॉस्पिटल में देख रहा हूँ। न्यू, ओके, वेरी नाइस। अच्छा तो आपका ज़रा ना देखना उनकी जो मैनेजमेंट से हमारा कंसर्न होगा। मैनेजमेंट सस्पेक्टेड वे एंड या मैनेजमेंट उनकी जो है ना मैनेजमेंट वो आप किस तरह से कर रहे हो? कोविड की मैनेजमेंट क्या कर रहे हो? एंटीबायोटिक वगैरह डेक्सा ऑब्वियसली ये तो देखते हो एंटीबायोटिक कवरेज है, कुछ एक्टेमरा लगा रही हैं या कुछ रेमडेसिविर एंड टेंजो एजोमैक्स और कुछ विटामिन्स कवरेज कर रहे हो, क्रोनिक पोजीशनिंग एंड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और जो है मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस पर हम इंशाल्लाह जो है ना एक पॉजिटिवली जो है ना मैं अपनी शेयर कर लूँगा आपसे कोविड की जो थर्ड वेव थी एक प्रेजेंटेशन शेयर करके आपसे ये डिस्कस करूँगा सारी, ठीक है। कि कोविड पे भी होना चाहिए बिकॉज ऑफ मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम से, लेकिन ये पार्ट तो नहीं है मेरे ख्याल में, आउटलाइन का पार्ट तो नहीं है, तो उसमें तो नहीं आ सकता। चलो वैसे जब आप क्लास में आएंगे तो फिर इस पे कोड पे एक रखेंगे अच्छी सी प्रेजेंटेशन और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने आज तक जो देखा हो। यस इस पे ना स्टडीज़ हुई हैं, रेमडेसिविर का कोई ख़ास जो है ना वो इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है ना। कंट्रा इंडिकेशन क्या है इसकी? कंट्रा इंडिकेशन नहीं, बेसिकली ये अभी ना ट्रायल बेसिस पे लग रही थी। बेसिकली ये था कि ये मतलब बूस्ट अप करती है इम्यूनिटी को और ये कुछ ट्रायल बेसिस पे लग रही थी। तो फॉरेन में जो वेस्ट में जो हुई हैं रिसर्चेज हुई हैं वो कहते हैं खातर खा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक्टेमरा बाज़ औक़ात ये होता है कि एक्टेमरा की इंडिकेशंस बनती हैं कि जो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा हो, ठीक है। आज उसकी मिसाल के तौर पे सैचुरेशन वो 90 है 2 लीटर पे 4 लीटर पे, अगले दिन ही वर्स हो जाती है और उसकी ऑक्सीजन डिमांड 30 लीटर पे चली जाती है। तो उसमें एक्टेमरा एटलीस्ट आप इंडिकेशंस है कि वो दे देते हैं।
ठीक है। लेकिन इसमें यह था कि रेमडेसिविर पहले शुरू में तो गवर्नमेंट सेटअप में बहुत, लेकिन रिसर्चेज हुई तो उन्होंने कहा कि कोई इसका खातर खा कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए इसको ना बंद कर दिया था। मैंने भी वो लिटरेचर तो सही तरह से पढ़ा नहीं है, बल यही था कि कुछ रिसर्च, क्योंकि ट्रायल बेसिस पे अभी भी कुछ पेशेंट को दे रहे हैं रेमडेसिविर, और पेशेंट यस पेशेंट्स को मारूक बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से वो बिल्कुल परचेज नहीं हो रहा। वो अपनी उनकी पर्सनली जो है वो विश होती है कि हम रेमडेसिविर को इस तरह से इंकरेज करते हैं कि वो अगर लगा दिया जाए तो हमारे पेशेंट जो है ना ठीक, वो कहते हैं ना कि एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि कोरोना का इंजेक्शन है, तो वो डॉक्टर भी उस हिसाब से पेशेंट को डील करते हैं कि नहीं अब वो नहीं लगता, क्यों नहीं लगता जी, गवर्नमेंट में हम नहीं लगा रहे जी, हम अगर ला के दें तो आप लगा देंगे, तो वो इस तरह से वो लगा रहे हैं। बेसिकली एक्टेमरा का है थोड़ा सा, पर रेमडेसिविर का कोई बहुत ज़्यादा जो उस नहीं है। हाँ वो खुद ही परचेज करते हैं, अब तो वो नहीं जो है ना गवर्नमेंट से तो नहीं आ रहा, पहले गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा आए हैं, अब नहीं है। सर जी वैसे क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं अगर सरफेस पे गिर जाए। सर वैसे इसमें क्रिस्टल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं अगर सर, अब पता नहीं मुझसे तो नहीं गिरा उल्फत, तो मैं नहीं ये शेयर कर सकता, और जो है मैंने इसको आज तक लगाया भी नहीं है। बस यही है कि 200 मिलीग्राम स्टार्टिंग 1 आवर, और बाकी 100 मिलीग्राम जो है ना वो रिपीटेडली फॉर 4-5 डेज मेरे से गिरा। तो फिर आपने भरा कितने का? 5500, 6-7 हज़ार का गिरा तो नहीं है, इस तरह की तो मिस्टेक बहुत कम ही है। थोड़ा सा गिरा, थोड़ा सा क्या कैसे गिरा भाई, थोड़ा सा कैसे गिरता है? वायल होती है या पूरी गिरती है? अच्छा जी, आपसे ये शेयर कर दूं स्लाइड? अभी कर देते हैं जी, नाल नाल काम करते जाने हैं। तो रोज़ा अभी बस हो गई है। ये लेंगी, मैं आपको साथ साथ ही इसको शेयर करता जाता हूँ। क्या है आपको ग्रुप? क्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर कन्वर्टेड लेंगे। आज की प्रेजेंटेशन भी आपको आ गई, और कुछ रहता हो मेरी तरफ? सर वैसे इसमें क्रिस्टल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, सरफेस पे गिर जाए, मुझसे गिरा, थोड़ा गिरा, वो मैं फिल करके उसमें से आता है। ओके
Fine, I have shared with you this presentation. Hopefully, you will also consult the book Essential of Critical Care Nursing. And only 18 student is present. मैं इसकी अटेंडेंस पे ले लेता हूँ और अभी तो हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई है. Great. और कोशिश करिएगा कि इसको 5:30 ही पूरे बंद कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम इसको अभी नमाज वगैरह पढ़ लें. 15 मिनट रह गए हैं तो अल्लाह.
Okay, class, take care.